हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। तो बच्चा पार्टी, आज हम कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन डेवलपमेंट, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि भैया हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत क्या थी जब हम आजाद हुए। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। स्टार्ट करने से पहले दो वर्ड समझ लेते हैं क्योंकि पूरे के पूरे में हम इसको यूज करने वाले हैं। तो पहला वर्ड आता है कॉलोनियल रूल। क्या होता है कॉलोनियल रूल? इट रेफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कंट्री रूलर होती है जो राज करती है दूसरी कंट्री पे, जिसको बोलते हैं कॉलोनी, राइट। एंड द रूलिंग कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। और जो रूलिंग कंट्री है वही डिटरमाइन करती है, वही डिसाइड करती है कि उस देश में क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाएगा। पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है उस देश के लिए। क्लियर? इंडिया की बात करते हैं तो कॉलोनियल रूल जो था हमारे यहाँ पे 200 साल के आसपास रहा, राइट। 200 साल तक इन कम्बगत अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, अंडर विच द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड द इंडियन कंट्री एंड फॉर्म द इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। क्या किया राज करके? हमारा भला करा? नहीं ना। क्या किया इन लोगों ने? हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया, हमें पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, हमारा फायदा उठाया अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। अगली टर्म आती है हमारे पास स्टैग्नेंट इकोनॉमी। नाम से पता लग रहा है स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई। एक ऐसी इकोनॉमी जो स्टक है, रुकी हुई है और बहुत लो है डेवलपमेंट के पाथ पे, और बहुत ही धीरे धीरे डेवलप कर रही है। इस तरह की इकोनॉमी को बोलते हैं हम लोग क्या? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्लियर? अब देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल से पहले मतलब अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश की क्या हालत थी? क्या हालत थी? क्या हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतने सारे रिसोर्स थे हमारे पास, इतने सेल्फ सफिशिएंट, इतने प्रोस्पेरस थी हमारी इकोनॉमी। सारा बेड़ा कर दिया अंग्रेजों ने। चलो देख लेते हैं एक बार। एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था एंड लाइवलीहुड भी वही था पूरी की पूरी कंट्री के लिए। मेन सोर्स इनकम का क्या था? एग्रीकल्चर। हमारी 85% पॉपुलेशन जो थी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेबल थी किस पे बेटा? एग्रीकल्चर पे, राइट। फार्मर रेज्ड ओनली दोज क्रॉप्स व्हिच ही नीडेड फॉर हिज ओन यूज एंड शेयर्ड द सेम विद द विलेज आर्टिसन हु सप्लाइड हिम विद द सिंपल मैन्युफैक्चर दैट ही नीडेड फॉर हिज डोमेस्टिक कंजप्शन। तो भैया जो हमारा फार्मर था वो क्या उगाता था? वो क्रॉप उगाता था जिसकी उसको जरूरत थी। चावल, गेहूं, दाल, ये सब उगाता था जिस भी चीज की उसको जरूरत होती थी। और वो शेयर करता था किसके साथ? आर्टिशंस के साथ। जो विलेज के आर्टिशन जो छोटी मोटी चीजों को बनाते थे, ठीक है ना, उनसे शेयर कर लेता था और बदले में उनसे उनको क्या देता था? क्रॉप दे देता था, फसल दे देता था। बात खत्म, उसकी जरूरतें पूरी होती थी। दैट्स इट। इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। इंडिया था ना बेटा अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस था। हाथ से बनी हुई चीजों के लिए हम लोग पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, ठीक है। इन शॉर्ट बोले तो इंडिया जो थी वो क्या थी? इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। हमें किसी की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। हम सेल्फ रिलायंट थे, आत्मनिर्भर थे हम लोग, और प्रॉस्पेरस थे, फलती फूलती थी हमारी इकोनॉमी। आ रही बात समझ में? अब आता है बेटा हमारा अगला टॉपिक, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालात थे? क्या हालात थे? एक्सप्लॉइट किया जाता था पूरी तरह से फार्मर्स को। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म कर दिया गया था अपने यूज के लिए, अपने फायदे के लिए। तो बेटा देखते हैं मेन फीचर जो था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का वो था जमींदारी सिस्टम, जिसको हम लैंड टेन्योर सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में जो ऑनरशिप राइट था लैंड का, वो ट्रांसफर कर दिया गया था फार्मर से जमींदार को। जमींदार को नॉमिनल हेड बना दिया गया लैंड का, जिसका काम था टैक्स इकट्ठा करना। कहां से? फार्मर से। किस रूप में? लगान के रूप में। और उसे डिपॉजिट कर देता था वो कहां पर? गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिशर्स को। जमींदार जो था वो लगान इकट्ठा करता था फार्मर से। उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कल्टीवेटर की, कि भैया फार्मर की क्या कंडीशन है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, फसल अच्छी हुई है, बुरी हुई है,
कुछ नहीं। द जमींदार एंड द कॉलोनी गवर्नमेंट टुक नो इनिशिएटिव टू इम्प्रूव और स्ट्रेंथन द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से इनसे कोई मतलब नहीं था, इन्हें केवल अपने फायदे से मतलब था। ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल मिल रहा था जिससे वो ब्रिटेन ले जाके मैन्युफैक्चर करके दोबारा इंडिया में बेचते थे, और जमींदार की जेब भर रही थी। उसे क्या मतलब था कि फार्मर मर रहा है जी रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पता एक्सपर्ट होने से मतलब अपनी जेब भरने से मतलब था। जब अपनी जेब भरने से मतलब था तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि जो हमारी लैंड है वो इनफर्टिल हो रही है, बंजर हो रही है, कुछ फर्क पड़ता था उसे नहीं। इन्होंने हमारी खेती को इंप्रूव करने पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया। समझ में आया जमींदार सिस्टम? अंग्रेजों ने रियल ऑनर बना दिया जमींदार को लैंड का। उसका काम था किसानों से कर इकट्ठा करना और उन्हें देना, सिंपल। अब वो जितना मर्जी कर इकट्ठा कर सकता था, वो एक्सप्लॉइट करता था किसको? किसानों को, और अपनी जेबें भरता था। अंग्रेजों का काम हो रहा था, जमींदार का काम हो रहा था। जमींदार जो पैसा इकट्ठा करता था एक्स्ट्रा, उससे अपनी लग्जरियस लाइफ जीता था, मजे नो लाइफ। समझ रहे हो? चलो अगला फीचर था कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। क्या मतलब है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का? इट रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आप क्रॉप उगा रहे हो वो बेचने के लिए उगा रहे हो, अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं उगा रहे। ठीक है ना? आपको पता है अंग्रेजों के आने से पहले हम क्या करते थे? अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए ही फार्मर हमारे फसल उगाते थे कि अपना काम हो जाए, थोड़ा सा एक्सेस उगाएंगे तो उसको आर्टिशियंस वगैरह से एक्सचेंज कर लेंगे तो सामान ले लेंगे, चलेगी बढ़िया जिंदगी, राइट? फार्मर वर गिवन हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप। फार्मर्स को ज्यादा प्राइस देते थे कैश क्रॉप उगाने के लिए, कॉटन, जूट, इंडिगो, इस तरह की फसल को उगाने के लिए उनको अच्छे खासे प्राइस दिए देते। सो दे कैन यूज देम एज ए रॉ मटेरियल, क्योंकि इन फसलों को वो ब्रिटेन ले जाकर एज ए रॉ मटेरियल कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते थे। हाई लेवल ऑफ प्राइस फोर्स टू फार्मर टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप रेदर देन द फूड क्रॉप्स। अब अच्छे खासे प्राइस मिल रहे थे तो फार्मर भी क्या कर रहे थे? कैश क्रॉप की जगह, सॉरी फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप उगा रहे थे। कॉटन, जूट और इंडिगो उगा रहे थे, ठीक है, राइस, व्हीट की जगह। ठीक है बेटा? अगला विषय था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब समझते हो? आउटपुट पर हेक्टर, आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। एक हेक्टर पे कितना आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, कितनी फसल आप उगा पा रहे हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल पीरियड द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी लो। बहुत बुरी हालत थी, प्रोडक्टिविटी थी ही नहीं। एक हेक्टर पे हम बहुत ही कम उगा पाते थे। रीजंस क्या थे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने के? एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, सिंचाई के साधन नहीं थे, ठीक है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हम वही पुरानी टेक्नोलॉजी से ही प्रोडक्शन कर रहे थे, नई टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हम लोग फर्टिलाइजर का यूज ही नहीं कर पा रहे थे। आपको पता है सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, उस टाइम पे हमारे पास था ही नहीं, इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो थी। ठीक है। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, आपको पता है मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन जो उस टाइम पे था वो था रेनफॉल, कि भाई बारिश होगी तो फसल होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और कम थी, पूरी तरह से हम बारिश पे डिपेंडेबल थे। चलिए आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भाई हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी। इसकी भी कुछ खास अच्छी हालत नहीं थी। पहला फीचर आता है इसका डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ब्रिटिश सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड फोर्स द पीपल टू इंडल्ज इनटू द एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारा हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह खत्म कर दिया और सबको फोर्स किया कि भैया तुम भी एग्रीकल्चर करो। क्या मोटिव था ब्रिटिशर्स का इसके पीछे? टू कन्वर्ट इंडिया एज ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। वो चाहते ही नहीं थे कि हम अपने लिए खुद बनाए, राइट, कुछ बना पाए खुद। वो तो बस ये कहते थे कि हम लोग उनके लिए वही प्रोड्यूस बनाए जो उनको रॉ मटेरियल की तरह काम आए, अपनी कंट्री के लिए कच्चे माल की तरह काम आए। टू डेवलप इंडिया एज ए मार्केट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अगर हम अपने इंडिया में ही चीजें बना लेंगे तो उनका बना हुआ सामान कौन खरीदेगा, कहां बिकेगा उनका बना हुआ सामान? वो एक मार्केट बना रहे थे कि भाई यहां से ही कच्चा माल लेके जाएंगे, वहां बनाएंगे और यहीं पे लाके वापस बेचेंगे। देखो कितना तगड़ा एक्सप्लॉयटेशन था। चलिए इसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इन्होंने क्या करा, ऐसी पॉलिसी बनाई कि इन्हें
हमारा हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही खत्म हो गया। देखो कैसे, फ्री ट्रेड और अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेड ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिश गुड्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वहां से आराम से लाके फ्री फॉकेट में बेच रहे हैं, कोई टैक्स नहीं है। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और यहां से जो कच्चा माल लेके जा रहे हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, टैरिफ फ्री है। हैवी ड्यूटी वॉज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। और अगर हम बाहर बेचना आते हैं कुछ, आपको पता है ना हमारे हैंडीक्राफ्ट की पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी, हम यहां से कुछ बेचना चाह रहे हैं बाहर, हैंडीक्राफ्ट बेचना चाह रहे हैं अपने, उस पर बहुत तगड़े टैक्स लगाए गए, हैवी ड्यूटी लगाई गई, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे सब जगह पे कम होती चली गई। ऊपर से जो कंपटीशन था मशीन मेड प्रोडक्ट से, वो नहीं झेल पाई हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आपको पता है कोई भी चीज अगर मशीन से बनती है तो उसकी कॉस्ट कम आती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो जब कॉस्ट कम है तो आप कौन सा सामान खरीदोगे, एक महंगा है और एक सस्ता है, आप सस्ता ही खरीदोगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे हमारी हैंडीक्राफ्ट कंडीशन को बिल्कुल खत्म कर दिया। द प्राइड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्टेड टू डिक्लाइन व्हेन इट फेस्ड द कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स। दे आर द लो कॉस्ट, मशीन मेड गुड्स बहुत लो कॉस्ट थे और इजीली अवेलेबल थे, ठीक है। इंडियन क्राफ्टमैन आर और बिहाइंड द स्पीड ऑफ मशीन, मशीन की स्पीड से तो हम कम ही होंगे, सिंपल सी बात है, हाथ से बनी हुई चीज। हैंस द ओनली अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर देम टू शट डाउन देयर एंटरप्राइज। धीरे धीरे बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर दी। चलिए, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी उस टाइम पे। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मशीन टूल्स। ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन टूल्स प्रोड्यूस कर सकती है, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज ही नहीं थी हमारे यहाँ पे, कैपिटल इंडस्ट्रीज का नामो निशान नहीं था। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, what the name. Moreover, Britishers don't pay any attention in the promotion and supporting these industries as they want India to be the supplier of raw material. वो क्यों चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे मशीनरी लगे, वो तो यहाँ से कच्चा माल ले जाके वहां पे बनाते हैं और वहां से लाके दोबारा बेचते हैं। अगर यहीं पे इंडस्ट्रीज लग जाएगी तो क्या होगा, यहीं पे बनना शुरू हो जाएगा, हम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल रहेंगे ही नहीं फिर, तो वो चाहते ही नहीं थे। इसीलिए हमारे यहाँ पे उन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज लगने नहीं दी। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, हमारे जो डिमांड का पैटर्न था वो चेंज हो था। अब देखो यार, खरबूजे के साथ रह के खरबूजा तो रंग बदलता ही है, अब ब्रिटिश के साथ रह के हमारा जो डिमांड पैटर्न था वो भी चेंज होता जा रहा था। अब हम वही डिमांड कर रहे थे जो हम देख रहे थे। द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश कल्चर का इम्पैक्ट हम पे पड़ना शुरू हो गया था। एज ए रिजल्ट न्यू क्लास इमर्ज, इंडिया में एक नई क्लास बनी जो वेस्टर्न स्टाइल को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही थी, अपनी संस्कृति को भूलकर वेस्टर्न स्टाइल को हम लोग अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। चेंज द पैटर्न ऑफ द डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट, तो इसी वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट थी उसकी डिमांड कम हो गई और ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। यही तो वो चाहते थे, हो गया। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवे, रेलवे का इफेक्ट गलत होना चालू हो गया हमारे ऊपर। कैसे, देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे वाज वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपको पता है कॉलोनियल पीरियड का कुछ ही पॉजिटिव इफेक्ट्स है, उनमें से एक है क्या, रेलवे का आना। बट रेलवे जो था वो टेरर प्रूव हुआ था इंडिया के लिए। ब्रिटिशर्स जो थे ना वो रेलवे का यूज करते थे, किसके लिए, केवल अपने बेनिफिट के लिए, अपने साइज ऑफ मार्केट को बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो बात को, उन्होंने अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था। जबकि जो हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स थे वो धीरे धीरे क्या हो गए थे, श्रिंक हो गए थे। देखो समझो मेरी बात को, रेलवे से वो अपने प्रोडक्ट को हर कोने में बचा सकते थे जहां जहां उन्होंने रेलवे नेटवर्क क्रिएट किया था। तो इससे क्या हुआ, उनकी मार्केट बढ़ गई, और मार्केट बढ़ गई तो हमारे धीरे धीरे जो हैंडीक्राफ्ट बेचारे विलेज वगैरह में अपना गुजारा कर रहे थे, गांव वगैरह के इलाकों में, वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास, फॉरेन ट्रेड। राइट, इन द ओल्डन डेज इंडिया वाज ए बिग डील इन ट्रेड। इंडिया का व्यापार बहुत अच्छा था। इट्स फॉर स्टफ लाइक, हम लोग बेचते थे सिल्क, कॉटन और ज्वेलरी ऑल ओवर द प्लेस, पूरे वर्ल्ड में बेचा करते थे। बट व्हेन द ब्रिटिश केम अलोंग दे मैच द थिंग्स अप विद द अनफेयर ट्रेड रूल्स। जैसे वो लोग आए उन्होंने अनफेयर ट्रेड रूल्स करना शुरू कर दिया, जिससे इंडिया का जो ट्रेड था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। आपको पता है ना ये लोग आए क्यों थे, व्यापार करने आए थे। इन्हें दिखा कि भैया हमारे पास तो इतना है, लूट लो। इन्होंने लूटना शुरू कर दिया और हम बेवकूफ थे, हमने देना
शुरू कर दिया, लो भाई लो, क्योंकि हम लोग तो आपस में लड़ने में बिजी थे, समझ रहे हो ना। बैंड वाले ने हमारे फॉरेन ट्रेड किया, हम सिल्क, कॉटन, ज्वेलरी सब चीज बेचा करते थे पूरे वर्ल्ड में, बहुत फेमस थे। इन्होंने अपनी नीतियां अपनाई गंदी वाली और धीरे धीरे हमारा सारा ट्रेड खत्म कर दिया। कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड देखते हैं अब क्या हालत थे। हम लोग जो थे वो एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट के। प्राइमरी प्रोडक्ट समझते हो ना, रॉ मटेरियल, कच्चा माल बेचते थे यहाँ से और इंपोर्ट करते थे वहां से बना हुआ सामान, फिनिश गुड्स। अब दोनों तरह से लूट रहे थे यार, यहाँ से सस्ते रेट में कच्चा माल लेके जाएंगे और वहां पे बनाएंगे, वहां से लाके यहाँ पे बेचेंगे, अपनी मार्केट बना ली इतनी बड़ी, डबल डबल फायदा। चलिए, when the British ruled India, we started sending out cheap raw material, सिल्क, कॉटन सब उनके पास जा रहा था, ठीक है। But we ended up buying expensive finished product like machine and clothes from them. हम उन्हें सिल्क, कॉटन देते थे, उनसे हम खरीदते थे मशीन और कपड़े वगैरह। This matched up our economy because we were spending more money than we were making. जितना हम पैसा कमा रहे थे उससे ज्यादा तो हम खर्च कर रहे थे उन्हीं के गुड्स पे। अंग्रेजों ने ना क्या किया भाई, मोनोपोली कंट्रोल कर लिया। पता नहीं कितनी बैटल्स लड़ी उन्होंने बाकी कंट्रीज के साथ भी, जिससे कि पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाए किसके ऊपर, इंडिया से जो ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। बहुत बैटल्स लड़ी बाकी लोगों से। तो ब्रिटिश रूलर्स कंट्रोल द ऑल ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम। उस टाइम पे उन्होंने पूरा का पूरा जो हमारा ट्रेड था उस पर कंट्रोल कर लिया। वो मेक श्योर करते थे कि ट्रेड वॉज विद ब्रिटेन, हमारा जो व्यापार हो वो केवल ब्रिटेन से हो, एंड द ओनली सम विद द अदर प्लेस लाइक चाइना, श्रीलंका एंड ईरान, और बाकी हल्का फुल्का चाइना से, श्रीलंका से, ईरान से। और इन्होंने मेक श्योर किया कि सारा सारा व्यापार हमारा इनसे हो, ब्रिटेन से। इन्होंने क्या किया, स्विस कैनल ओपन कर दी 1869 ने, जिससे इनको शॉर्टकट मिल गया इनके शिप को ब्रिटेन और इंडिया के बीच में। मतलब एक शॉर्टकट रास्ता मिल गया। अब जैसे ही शॉर्टकट रास्ता मिल गया तो व्यापार और बढ़ गया। अब आना जाना बहुत आसान हो चुका था, टाइम कम लगता था। तो स्विस कैनल के बारे में वो डिफाइन दे रखा है। स्विस कैनल जो है वो एक मैन मेड वाटरवे है, जो मैन मेड वाटरवे है इजिप्ट में, दैट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो नॉर्थ से साउथ को जाता है। इट मेड शिपिंग चीपर, शिपिंग क्या हो गई, इससे सस्ती हो गई, ठीक है ना, बिकॉज शिप डिड नॉट हैव टू गो ऑल द वे अराउंड द अफ्रीका एनीमोर। अब अफ्रीका से घूम के जाना नहीं पड़ता था, बीच में रास्ता निकल गया। ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन बिकम इजियर, अब जो व्यापार था वो और आसान हो गया। विथ नो टैरिफ, इसमें कोई भी उन्हें टैरिफ पे नहीं करना पड़ता था। बट इंडियंस हैंडीक्राफ्ट गॉट हिट, जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो बुरी तरह से हिट हुआ। हैवी टैक्सेस एंड मेकिंग देम मोर एक्सपेंसिव, और हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत महंगा हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। ड्यू टू द एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल, इंडिया इज ए ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत ज्यादा था। बट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस डज नॉट गिव एनी पुश टू इंडियन इकोनॉमी, एज द अमाउंट ऑफ सरप्लस इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। पता है आपको ना, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री से। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, तो ये फेवरेबल होता है, अच्छी कंडीशन होती है। बट उस टाइम पे हम लोग एक्सपोर्ट सरप्लस था हमारा, पर किसके फायदे के लिए, केवल और केवल अंग्रेजों के फायदे के लिए, क्योंकि कच्चा माल बेच रहे थे और वहां से फिनिश गुड्स ला रहे थे। और जो कच्चा माल बेचने से पैसा आ रहा था उसका इस्तेमाल भी वो गवर्नमेंट जो थी वो नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे कर रही थी। वो उस पैसे का इस्तेमाल इंडिया को डेवलप करने में नहीं कर रहे थे, केवल अपने फायदे के लिए कर रहे थे। कहां कहां इस्तेमाल कर रहे थे, अपने एक्सपेंस, जो उनकी वॉर चल रही थी, जो लड़ाइयां वो लड़ रहे थे, उसके लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था। टू मेक पेमेंट ऑफ द ऑफिस सेटअप, जो उन्होंने बड़े बड़े ऑफिस सेटअप करे थे ना, आलीशान सेटअप किए थे ऑफिसेस अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए, उसके लिए सारा खर्चा कर रहे थे। टू मेक ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम, वो लोग क्या कर रहे थे, सर्विस वगैरह पे बहुत खर्चा कर रहे थे। तो सब कुछ अपने फायदे के लिए वो पैसा भी खर्च किया जा रहा था। डेमोग्राफिक कंडीशन, हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे, क्या होता है, पहले तो ये समझो डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होता है कि भैया आपकी पॉपुलेशन है,
उसके अलग अलग फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, जैसे किस एज के लोग हैं, किस सेक्स के लोग, कितने मेल है कितने फीमेल है, कितनी एजुकेशन है उन लोगों की, इनकम लेवल क्या है, शादीशुदा है या नहीं है, बर्थ रेट और डेथ रेट, इन सब फैक्टर्स को देखा जाता है डेमोग्राफिक कंडीशन में। तो देखते हैं उस टाइम पे क्या हालत थी हमारी। कॉलोनियल ईरा में इंडिया हैड ए हाई बर्थ रेट, हमारी जो बर्थ रेट थी वो बहुत हाई थी, विच मीन्स देयर वर लॉट ऑफ बेबीज पर 1000। बर्थ रेट समझते हो ना, हर 1000 लोगों पे पैदा होने वाले बच्चे, 48 बच्चे हर 1000 लोगों पे पैदा होते थे, तो बर्थ रेट बहुत हाई थी। चलो ये तो हाई थी, साथ में हमारी डेथ रेट भी बहुत हाई थी। कितनी थी भाई? 40 लोग, हर 1000 लोगों पे एक साल में 40 लोग मर जाते थे। ये इंडिकेट करता है कि जो इंडिया था वो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे था 1921 से पहले, 1921 से पहले। 1921 के बाद हमने अलग अलग स्टेजेस पे मूव करना शुरू किया। जो स्टेजेस की बात कर रहा है वो 3 स्टेज होती है बेटा, एक बार समझ लो नॉलेज के लिए। फर्स्ट स्टेज, बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है, तो इकोनॉमी कैसी है? स्टैग्नेंट। हमारी इकोनॉमी कैसी थी? स्टैग्नेंट थी। सेकंड स्टेज कौन सी होती है? जिसमें बर्थ रेट ज्यादा होती है और डेथ रेट कम होती है, हम डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं, डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज पे होते हैं। थर्ड स्टेज जब होती है जब बर्थ रेट भी कम हो और डेथ रेट भी कम हो, तो हम डेवलपिंग होते हैं या फिर डेवलप्ड हो चुके होते हैं। ठीक है, तो हम उस टाइम पे किस स्टेज पे थे बेटा? फर्स्ट स्टेज पे थे, हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी। ठीक है, चलिए अगला है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। साक्षरता दर, मतलब वो लोग जो 7 साल या 7 साल से ऊपर के हैं, जिनके पास एबिलिटी है कि वो पढ़ सके, लिख सके और समझ सके एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, मतलब जो पढ़ लेगा, लिख लेगा और समझ लेगा किसी एक लैंग्वेज को, वो हमारे लिए लिटरेट है। मतलब एजुकेशन स्टैंडर्ड तो लो था, इतना कम हमने अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड रखा हुआ था, लिटरेसी रेट की भाई इतना कम था कि लिटरेट कौन है। उसके बाद भी लिटरेसी रेट तो कितनी कम थी भैया? कितनी थी? लेस देन 60%। 16% से कम लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, और फीमेल तो इसमें केवल 7% थी, 9% मेल थे। चलिए अगला, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। होता क्या है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000। 1 साल की उम्र से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या थी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और ये बहुत ज्यादा था, 218। समझ रहे हो? 1921 से पहले तक, मतलब हर 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उस पे 218 बच्चे मर जा रहे हैं। कितनी बुरी हालत थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, या तो थी ही नहीं, और अगर थी तो बहुत इनएडुकेट थी, जितनी चाहिए थी उतनी थी नहीं, ड्यू टू विच वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीज वर वाइड स्प्रेड एंड टुक ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइफ। भैया हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से पानी से फैलने वाली बीमारी और हवा से फैलने वाली बीमारियों की बहुत ज्यादा तादाद थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी ना ऑन एन एवरेज वो बहुत कम थी, एवरेज लाइफ जो थी वो बहुत कम थी। इट रेफर टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइव, कि भैया कितने साल तक कोई इंसान जिएगा ऑन एन एवरेज। पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो केवल और केवल 32 साल थी। ऑन एन एवरेज जो लाइफ थी एक इंसान की वो थी 32 साल। आज के डेट में 2018 का रिकॉर्ड लें तो 68.8 ईयर्स है, उस टाइम पे केवल 32 साल थी। अगला, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बहुत थी। कॉलोनियल रूल में इंडिया की कंडीशन बहुत बुरी थी, हमारा पर कैपिटल कंजप्शन जो है वो बहुत कम था, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड था हमारा वो भी बहुत कम था, हर जगह गरीबी ही गरीबी थी। कि अमीर तो कौन था? जमींदार, चमचे ब्रिटिशर्स के या फिर ब्रिटिशर्स खुद, कि वो दिन तो हमारी हालत बहुत बुरी कर दी थी, पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो लोग हमें। चलिए अगला आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है सबसे पहले देख लो। इट रेफर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पर्संस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंड सेक्टर्स। आपको पता है अलग सेक्टर्स होते हैं, राइट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसमें कितने कितने लोग लगे हुए हैं, उस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं। एग्रीकल्चर का डोमिनेंस था, आपको पता है हमारी 72.7 वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो एंगेज थी किसमें? एग्रीकल्चर में। बट
जो इनकम जनरेट होती थी वहां से वो बहुत कम होती थी, जो दिखाता है कि हमारा देश कैसा था, बैकवर्ड था, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी। अगला, अनबैलेंस ग्रोथ। ग्रोथ जो थी इकोनॉमी की वो बैलेंस कब कही जाती है, जब उसके के तीनों सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों के तीनों इक्वली डेवलप्ड हो रहे हो। बट हमारे केस में केवल प्राइमरी सेक्टर ही था जो एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स था, बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से तो कोई भी इनकम नहीं आ रही थी, हम लोग केवल इनिशियल स्टेज पे थे उसकी। अगला टॉपिक आता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। अंग्रेजों के टाइम पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो, बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज, द बिल्डिंग, रोड, पावर सप्लाई एटसेट्रा नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए होता है किसी भी कंट्री को, जैसे रोड, बिल्डिंग, पावर सप्लाई, बिजली वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है, वाटर फैसिलिटीज वगैरह, वो उसी को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत बुरी थी, वेरी पुअर, राइट? Although some efforts were taken by the British government to improve the condition of the infrastructure in the economy, कुछ उन्होंने थोड़ी सी कोशिश करी इंप्रूव करने की, जैसे रेलवे बनाए, पोस्ट एंड टेलीग्राम स्टार्ट किया, रोड वगैरह बनाए, सब बनाए। किसके फायदे के लिए बनाए? अपने फायदे के लिए बनाए, जिससे उन्हें फायदा हो सके, व्यापार इजीली हो सके, बस। द कंडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन हियर। चलो देखते हैं। रेलवे, बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन जो था कॉलोनियल रूल का वो ये था, वो रेलवे लेके आए थे इंडिया में 1850 में, जिससे इट हैड टू रिमूव द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर, जो इकोनॉमी की हमारी कल्चरल बैरियर से वो खत्म हो गए। ऑल्दो द बेनिफिट ऑफ रेलवे वाज मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटिशर्स, बट इसका फायदा केवल ब्रिटिशर्स को हो रहा था, राइट? इन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया, बट थोड़ा बहुत डेवलपमेंट इंडिया का भी हुआ इससे पोस्ट कोलोनाइजेशन, अंग्रेजों के जाने के बाद। रोड्स, इन्होंने रोड बनाए, ठीक है, और रोड्स वगैरह जो बनाए गए थे वो किसके लिए थे? कि अपने आर्म्स, अपने हथियार एक जगह दूसरी जगह लगे, रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक लेके जा सके, जिससे वो आराम से ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट कर सके, अपने फायदे के लिए रोड बना रहे थे। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट द पोर्ट्स डेवलप किए उन्होंने, और एयर ट्रांसपोर्ट को भी डेवलप करने की कोशिश करी, बट डेवलपमेंट वाज फॉर देयर सेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ डेवलपमेंट, फार फ्रॉम द सेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ डेवलपमेंट। वो हमारा डेवलपमेंट नहीं चाहते थे, उन्हें केवल अपने काम से मतलब था। पोर्ट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा पोर्ट होंगे तो जहां अलग अलग एरिया के पास होंगे तो वहीं से फटाफट फटाफट एक्सपोर्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है, अपना फायदा चाह रहे थे। कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इन्होंने पोस्ट और टेलीग्राम को डेवलप किया उस टाइम पे इंडिया में, बहुत पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक सिस्टम जो था वो बहुत हाई कॉस्ट था, ठीक है ना। डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस, द पोस्टल सर्विस रिमेन थ्रू द इनएडुकेट, ठीक है। पर जो पोस्टल सर्विस थी वो क्या थी? इनएडुकेट थी, ठीक है ना, हमेशा इनएडुकेट ही रही है। यूजफुल पब्लिक पर्पस के सब देखा जाए तो उन्होंने केवल अपने पर्पस के लिए स्टार्ट किया था, दैट्स इट। टेलीग्राम स्टार्ट तो किया पर किसके लिए? केवल अपने बेनिफिट के लिए, वो भी इनएडुकेट ही रहा हमेशा, उसको डेवलप नहीं कर पाया पूरी तरह से। यार ये क्या लिखा है? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, कि भैया ब्रिटिश रूल से हमें क्या फायदा हुआ? मैं तो नहीं मानता कोई भी फायदा हुआ, लूट के ले गए हमें। चलो फिर ठीक है, कोई नहीं, बुक में लिखा है तो पढ़ना है। आपको पता है हर एक कॉइन के दो साइड होती है, तो कॉलोनियल रूल के भी कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट थे, ना कि बराबर थे बट थे, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, इन्होंने रेलवे लेके आए हमारे पास, और इनके जाने के बाद रेलवे का हम लोगों ने बहुत फायदा उठाया, ठीक है ना। हमारी इकोनॉमी के लिए रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी थी, ये बात सही है। चलिए अगला, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इनके आने से पहले हम लोग केवल वही क्रॉप्स उगाते थे जो हमारे लिए जरूरत थी, और इतना ही उगाते थे इतनी हर एक फार्मर की फैमिली को जरूरत थी, दैट्स इट, ठीक है। इन्होंने हमें सिखाया कि भैया अपने लिए मत उगाओ, बेचने के लिए उगाओ, मार्केट में बेचो, सबकी डिमांड को पूरा करो, ठीक है ना बेटा। चलिए इसके बाद आया मॉनेटरी सिस्टम। इससे पहले हम लोग बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजों के आने से पहले, वस्तु के बदले में वस्तु।
एक वस्तु देंगे, उनसे दूसरी वस्तु ले लेंगे। बार्टर सिस्टम की अपनी बहुत सारी कमियां थी, राइट, वो इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने एक पर्टिकुलर मॉनेटरी सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे चालू कर दिया ट्रेड का, जिससे व्यापार जो करना बहुत ईजी हो गया। ठीक है बेटा। इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखो यार ये मानता हूं मैं इनका कुछ फायदा है। इंडियंस को ना ब्रिटिशर्स के आने से पहले ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता था, चीजों का रख रखाव, काम को करने का सही तरीका, वो इनसे हमने बहुत सीखा। द ब्रिटिश सेटअप गुड सिस्टम ऑफ रनिंग थिंग, चीजों को चलाने का एक सिस्टम था इनका, ठीक है ना, विच वी स्टिल यूज, अभी भी हम यूज कर रहे हैं, पता है आपको। और हेल्प अवर प्लानर मेक डिसीजंस, जो अभी भी हमारे प्लानर्स को मदद करता है डिसीजंस लेने में। तो इन्होंने एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन दिया हमें। दैट्स इट विद आवर वीडियो। एक शॉर्ट में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो अपने भैया को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर हर चीज इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।